नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। बड़ी खबर आ रही है आरजीकर मेडिकल कॉलेज को लेकर। जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनके सामने ममता बनर्जी की पूरी सरकार झुकती हुई नजर आ रही है। इससे पहले कल एक मीटिंग की बात की गई थी, लेकिन ममता बनर्जी इंतजार करती रही। छात्र वहां नहीं गए क्योंकि छात्रों की जो प्रमुख 5 मांगे हैं उन पर ममता बनर्जी पूरी तरीके से हामी नहीं भर रही थी। और उसके साथ साथ एक और मांग छात्रों की थी कि पूरी मीटिंग की जो लाइव टेलीकास्ट है वो होना चाहिए। उसके बाद 2 घंटे ममता बनर्जी इंतजार करती रही। छात्र वहां से वापस आ गए और ममता बनर्जी से नहीं मिले। आज ममता बनर्जी खुद छात्रों के धरने में पहुंची और दोपहर में वहां जाने के बाद उन्होंने कहा कि मैं आपकी दीदी के तौर पर आई हूं। आप 34-35 दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, मैं आपकी परेशानी समझती हूं। कल बारिश होती रही, आप बारिश में भी संघर्ष कर रहे थे। यानी कि एक पूरी तरीके से इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश ममता बनर्जी द्वारा यहाँ पर की जा रही है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी को अब लगता है कि अगर उन्होंने छात्रों के जो डॉक्टर्स हैं और सीनियर डॉक्टर्स हैं उनके इस आंदोलन को नहीं रोका तो निश्चित ही उनकी सरकार खतरे में आ जाएगी। और अपनी सरकार को खतरे से बचाने के लिए अब वो इमोशनल तरीके से बात कर रही है। वो कह रही है कि आपकी जो समस्याएं हैं मैं उनसे सहमत हूँ और मैं अकेली सरकार नहीं चलाती हूँ। सरकार में तमाम अधिकारी हैं, मैं उनके साथ बैठ के बात करूंगी, आपसे बातचीत करना चाहती हूँ और आप मेरे से आके मिल सकते हैं। तो छात्रों ने कहा कि हम आपसे कहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन हमारी 5 मांगे आपको पहले माननी पड़ेंगी और उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। दरअसल उनकी मांगे ये है, सबसे पहला तो इसमें जो पूरा का पूरा घटनाक्रम है इसके जो सबूत जिन लोगों ने बिठाए हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। जो सारे दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ में कलकत्ता का जो पुलिस कमिश्नर है उसको हटाया जाना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक को हटाया जाना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग का जो अधिकारी है उसको हटाया जाना चाहिए, स्वास्थ्य सचिव को। इसके अलावा हर अस्पताल में सुरक्षा की एक पुख्ता इंतजाम किए जाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। यानी कि यहाँ जो डॉक्टर्स हैं, जो छात्र हैं, उनकी जो मांगे हैं वो एकदम जायज हैं और उनकी जो संघर्ष की एकता है, उनकी जो संघर्ष लगातार जारी है, उसके लिए पूरे देश का भी उन्हें सपोर्ट मिल रहा है। और ऐसा लगता है कि अब उनके संघर्ष की वजह से सच्चाई की जीत होती हुई नजर आ रही है। एक तानाशाह निरंकुश के तौर पर जानी जाने वाली ममता बनर्जी, जो करीब 20-25 दिन तक तो छात्रों से सीधे मुंह बात करने के लिए राजी नहीं थी। कभी उन्हें बाम और राम का आदमी बताती थी, कभी कहती थी ये छात्र ही नहीं है, कभी कहती थी ये किसी पार्टी के लोग हैं। इस तरीके से उनके खिलाफ ही बात करने वाली आज ममता बनर्जी जिस तरीके से उन्हें ये कह रही है कि मैं आपकी दीदी के तौर पर आई हूं और मैं चाहती हूं कि ये गतिरोध खत्म होना चाहिए और आप लोगों के ड्यूटी ज्वाइन न करने की वजह से जो मौतें हो रही हैं, अस्पतालों में जो सही तरीके से काम नहीं चल पा रहा है, उसको भी सुचारू रूप से चलाना चाहिए। जबकि छात्रों की तरफ से जो उनके लोग हैं उनका ये कहना है कि हमने पहले ही उनसे कहा था कि हम कभी भी बात करने के लिए राजी हैं, लेकिन आप कम से कम हमारी जो बेसिक मांगे हैं, और उनमें सबसे बड़ी जो मांग थी वो थी कलकत्ता का जो पुलिस कमिश्नर है जिसके ऊपर तमाम आरोप इस पूरे मामले में लग रहे हैं कि उसने किस तरीके से सबूतों को मिटाने का काम किया, जिस तरीके से इस पूरे केस को बिगाड़ने की कोशिश की, उस व्यक्ति के ऊपर अभी तक किसी तरीके की कार्रवाई ममता बनर्जी करती हुई नजर नहीं आ रही है। और इसी वजह से छात्र ममता बनर्जी से नहीं मिले। और जैसे ही ममता बनर्जी उनके मंच से उतर के गई, उनके साथ में उनके अधिकारी भी मौजूद थे, उसके बाद ही छात्रों ने कह दिया कि हम अभी अपना धरना तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं। यहाँ ये उम्मीद नजर आ रही है कि शायद ये तानाशाह प्रवृत्ति अब ममता बनर्जी को बहुत भारी पड़ रही है, उनकी पार्टी में बगावत होने लगी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आंदोलनों के माध्यम से उन्होंने वामपंथियों की सत्ता को चुनौती दी थी और बाद में उसको उखाड़ फेंका था, उन्हें ये लग रहा है कि कहीं अब यही हथियार जो धरना प्रदर्शन का है पूरे बंगाल में जिस तरीके से फैला हुआ है और उसमें लोगों की सहानुभूति बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से ममता बनर्जी एक विलेन के तौर पर चित्रित हो जाएंगी और आने वाले समय में उनकी सरकार का चल पाना पूरी तरीके से मुश्किल हो जाएगा। अपनी सत्ता को बचाने के लिए अब ममता बनर्जी के पास यही एकमात्र उपाय बचा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से आदेश होने के बावजूद जिस तरीके से छात्रों ने, डॉक्टर्स ने एकता दिखाई, उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई करने से ममता बनर्जी को डर लगने लगा और उसे ऐसा लगा कि अगर उन्होंने किसी भी तरीके की कार्रवाई छात्रों के खिलाफ की
तो इसका असर जनता में भी पड़ेगा और जनता भी सड़कों पे आकर उपद्रव मचा देगी, क्योंकि बंगाल की जो जनता है वो शांत रहने वाली नहीं है। और इसी वजह से चूंकि बंगाल की जनता आंदोलनकारी है, आंदोलन को समर्थन करती है, ममता बनर्जी 25 साल से ज्यादा का जो वामपंथ का शासन था उसको हिला पाने में, उसको अपदस्थ करने में कामयाब हुई थी। और अब उन्हें पता है कि अगर उन्होंने बंगाल की जनता को ज्यादा उकसाया तो वो उन्हें भी उखाड़ के फेंक सकती है। यहाँ जिस तरीके से मामले अब तक आए हैं, दूसरी तरफ ममता बनर्जी ये भी कह रही है कि मैं सीबीआई से कहूंगी कि 3 महीने में जांच पूरी करे और दोषियों को फांसी की सजा दिलाए, जबकि वो अच्छी तरीके से जानती है कि इसमें दोषी कौन है। क्योंकि अभी जो सीबीआई ने एक बड़ा खुलासा किया है उसमें जो संदीप घोष है, जो कि इस कॉलेज का प्रिंसिपल था, उसके ऊपर तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं कि वो एक मानव अंगों की तस्करी का गैंग चलाया करता था। और वो केवल इसी अस्पताल में नहीं बल्कि अन्य अस्पतालों में भी उसके गिरोह के लोग काम कर रहे हैं। और ये 200 करोड़ रुपए से ज्यादा इस पूरे मामले में कमा चुका है, क्योंकि मानवों के जो लावारिस लाशें मिलती है या जो ब्रेन डेड स्थिति में लोग वहां पे आते हैं, या अस्पताल में भी जिनका लगता है कि अब ये मरने वाले हैं, उन लोगों के ये अंगों को निकाल के बेच दिया करते थे, बांग्लादेश में उसकी तस्करी होती थी। इस तरीके के आरोपों का खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ भी संदीप घोष ही मुख्य आरोपी है। और संदीप घोष के ऊपर इसलिए भी आरोप लग रहे हैं कि उसके ड्राइवर ने एक बयान दिया था कि उसे 5:30 बजे बुलाया गया था। यानी कि अगर संदीप घोष 5:30 बजे अपने घर से अस्पताल गया था तो ये जो घटना थी वो उसे पहले ही पता चल गई थी। यहाँ दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से पीड़िता की हत्या की गई, उस पर जिस तरीके से बल प्रयोग किया गया है, वो किसी बहसी सनकी व्यक्ति का केवल बलात्कार का मामला नहीं है। यहाँ पर कुछ और ही साजिश नजर आ रही है। ऐसा भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मानव अंगों की तस्करी का जो मामला खुलकर सामने आ रहा है उसी की वजह से पीड़िता की हत्या की गई हो। शायद पीड़िता को इसकी भनक लग गई हो और संदीप घोष और उसके तमाम साथियों को यह लगा हो कि अब अगर इसको छोड़ा गया तो ये निश्चित तौर पर हमारा भांडा फोड़ देगी और उस स्थिति में हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से जो लिपापोती करने की कोशिश की गई 5:30 बजे, जैसा कि संदीप घोष का ड्राइवर बता रहा है, उस समय वो वहां गया था। और उसके बाद में 5:30 से 9:30 बजे तक करीब 4 से 5 घंटे वहां पुलिस के अधिकारी रहे। एक टीएमसी के विधायक के भी वहां उपस्थित होने की बात सामने आ रही है। तो इतने लोग वहां क्या कर रहे थे? और जिस सेमिनार हॉल में पीड़िता की लाश को दिखाया गया, वहां पीड़िता की लाश मिलने से एक और सवाल उठता है कि इतने बड़े सेमिनार हॉल में कोई भी महिला, वो डॉक्टर है और उसके बाद में उससे कोई भी महिला जो डॉक्टर भी है लेकिन है तो वो महिला ही, इतने बड़े हॉल में अगर वो सोएगी तो अंदर से कुंडी भी लगाएगी। और चूंकि वहां कोई और नहीं है तो कुंडी लगाना लाजमी बनता है। अगर कुंडी लगी थी तो वो कैसे गए? इसका मतलब यह है कि उसकी हत्या कहीं और की गई और वहां लाके उसकी लाश को डाल के सबूतों को मिटाने की और जो अपराधी हैं उनको बचाने की कोशिश में तमाम कहानियां गढ़ी गई हैं। जिस तरीके से आसपास तोड़फोड़ की गई, वहां ये दिखाया गया कि यहाँ पर रेस्ट रूम बनाया जा रहा है, टॉयलेट बनाया जा रहा है। और उसके लिए आनंद फानंद में संदीप घोष ने एक आदेश पत्र जारी किया जिसका एकदम से पीडब्ल्यूडी को टेंडर दिया गया जल्दी से काम शुरू करने के लिए। ये सारी चीजें वो है जो सवाल उठाती हैं। और उसके साथ साथ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहा था कि जिस तरीके से पोस्टमार्टम कराया गया था उसमें फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की गई थी। चालान किस तरीके से भरा गया इसका कहीं कोई अता पता नहीं चल रहा है। चालान हमें दिखाया नहीं गया है। जो एक फॉर्म भरा जाता है जिसमें डिटेलिंग होती है डेड बॉडी की, वो भी पूरी तरीके से हमारे पास नहीं है। इसके अलावा जो फॉरेंसिक के नमूने थे उनको जल्दी से जो क्रीमेशन कराया गया, जिस तरीके से अंत्येष्टि कराई गई, अंत्येष्टि का दबाव पुलिस ने डाला, 300 लोगों के उपस्थित होने की बात परिवार ने बताई थी। उसके पीछे भी कारण यह था कि कहीं दोबारा से पोस्टमार्टम की मांग न उठ जाए। और इसी बात को लेकर छात्र ज्यादा उद्वेलित हैं। छात्रों का ये मानना है कि ये सारा जो घटनाक्रम है वो इस बात की ओर इशारा करता है कि जो संजय राय नाम का जो व्यक्ति अकेला अपराधी बताया जा रहा है वो अकेला अपराधी नहीं है। इसके साथ में संदीप घोष और उसके अन्य साथी भी मिले हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ एक सवाल दूसरे डॉक्टर्स ने यह भी उठाया था कि जिस जगह पर घटना हुई उसी अस्पताल को किस तरीके से पोस्टमार्टम करने की इजाजत दे दी गई। यानी
यानी यह जानबूझकर पोस्टमार्टम के माध्यम से पूरे केस को कमजोर करने की कोशिश की गई। अगर दूसरी जगह पोस्टमार्टम होता तो शायद संदीप घोष का इस तरीके से प्रभाव उसमें सामने नहीं आता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी तमाम तरीके की ऐसी बातें लिख दी गई जो बाद में सवालों के घेरे में आ गई। तो यहाँ इन सारी चीजों को अगर जोड़कर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि संदीप घोष और उसके साथ में कई सारे लोग इस पूरे मामले में जुड़े हो सकते हैं। ये अकेला संजय राय के बलात्कार और हत्या का मामला नहीं है। जिस तरीके से पीड़िता की लाश छत बिछत थी, जिस तरीके से परिवार के लोगों ने और साथ ही डॉक्टर्स ने भी बताया कि उसके शरीर पर तमाम जगहों पर चोट के निशान थे, आंखों से मुंह से खून निकल रहा था, तमाम अंगों से खून निकल रहा था, वो अकेले संजय राय के द्वारा किए जाने और उसका भनक किसी को न पड़ना ये नहीं हो सकता। और फिर अगर ऐसा हुआ था तो संदीप घोष 5:30 बजे अस्पताल क्यों गया, तमाम लोग वहां पर क्यों थे, क्यों उन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश की। अगर संजय राय ही अकेला होता तो उसके लिए तो इतना नहीं करते, ये अपनी जान बचाने के लिए। और फिर इस पूरे मामले में एकदम से ममता बनर्जी को खबर दी गई, ममता बनर्जी की बात भी कराई गई पीड़िता के माता पिता से। और इस पूरे मामले में जो कलकत्ता पुलिस का कमिश्नर था उसकी भूमिका भी संदिग्ध थी। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जो डॉक्टर्स हैं उनकी मांग है कि पहले तो उस कमिश्नर को बर्खास्त किया जाए जिसने इस पूरे प्रकरण को कमजोर किया है, सबूतों को मिटाने वालों की मदद की है और बड़ी भूमिका निभाई है संदीप घोष और उसके साथियों को बचाने में। यह जांच जरूर सीबीआई की तरफ से चल रही है, लेकिन जब अगर किसी मामले में सबूत पहले ही मिटा दिए जाए तो सीबीआई हो या कोई भी रॉ हो या एफबीआई क्यों नहीं हो, ये कोई भी संस्था उस पूरे मामले के जो अपराधी हैं उनको सजा दिलाने पाने में नाकामयाब हो जाती है। और क्रिमिनल केसेस में सबसे बड़ी जो कड़ी होती है वो पुलिस की प्रारंभिक जांच होती है। अगर उसको कोई प्रभावित कर लेता है उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। अगर ये दो जो चीजें मैनेज हो जाती हैं तो फिर आप कितना भी बड़ा वकील कर लीजिए, सरकार की पूरी मशीनरी लग जाए, सीबीआई लग जाए, कोई भी लग जाए, अपराधियों को सजा नहीं हो पाती है। वही कुछ यहाँ होता हुआ दिख रहा है। लेकिन डॉक्टर्स की मजबूती की वजह से, डॉक्टर्स के संघर्ष की वजह से सत्ता को यहाँ झुकना पड़ रहा है और उम्मीद है कि अब दबाव में आकर ममता बनर्जी को उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी जो इस समय बचे हुए हैं, जो सीबीआई की जांच के दायरे से भी लगभग बचने की कोशिश कर रहे हैं और जिनको अब तक संरक्षण दिया जाता रहा है। लेकिन एकता में शक्ति होती है और वास्तव में भारत की जो जनता है उसी के अंदर संविधान ने शक्ति दी है, उसी को सॉवरेन बनाया है। और डॉक्टर्स ने दिखा दिया है कि जनता की अगर एकता हो, संघर्ष हो तो किसी भी ताकत को झुकाया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।